तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 फाइनली रिलीज हो गया आज। और भाई कहना पड़ेगा जो इतने लंबे टाइम तक हम लोगों ने वेट किया है वो वेट पूरा का पूरा ये तीनों एपिसोड देखने के बाद वसूल हो गया है। और हाँ, वॉल्यूम 1 की तरह इसमें उतने ज्यादा टॉप मोमेंट्स तो नहीं थे, पर हाँ इसने स्टोरी को जिस एंगल से और जिस तरीके से आगे बढ़ाया है वो पूरी के पूरे तारीफे काबिल है। एनीवेज, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे वॉल्यूम 2 की स्टोरी के बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ कि भर भर के स्पॉइलर है वीडियो में, इसलिए एज यूजुअल तुम अपने रिस्क पर देख सकते हो। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर वॉल्यूम 1 खत्म हुआ था, यानी कि जब विल ने तीनों डेमोगॉर्गन्स को मार दिया था। उसके बाद जॉयस इन सबसे इतना ज्यादा इंप्रेस होती है कि वो विल की पावर्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगते हैं और उसको कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब उसका सामना वेक्ना से हो तो वो खुद जाके वेक्ना से लड़े और उसको मार दे। इवेंचुअल तो इन लोगों को इतनी ज्यादा मची थी कि ये लोग खुद तरीके ढूंढने लगते हैं जिससे कि ये लोग वेक्ना को ढूंढ सके, जिसमें विल इन सबको बताता है कि ये सिर्फ उससे तभी कनेक्ट हो पाया था जब वो हाइव माइंड उसके आजू बाजू कहीं पर था। मेनली जो कि वहां पर वेक्ना और डेमोगॉर्गन्स थे, इसीलिए वो अपनी पावर्स को अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा था। तो विल वापस अपनी पावर्स को यूज कर पाए, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि वहीं से डेमोगॉर्गन जिसको कि विल ने मारा था उसको उठाते हैं, उसमें करंट फूक कर वापस उसको जिंदा करते हैं। जिसके बाद फाइनली विल जो है वो हाइव माइंड से कनेक्ट हो जाता है। और इसी चीजों के पैरेलल में हमें दिखाया जाता है कि मैक्स के कहने पर हॉली वापस से मिस्टर वॉटसिक के घर पर चली गई है, जहाँ पर इस बार वेक्ना ने सारे बच्चों को उठा के रखा हुआ है। लेकिन वो उन सारे बच्चों को भी वही सेम ट्रीटमेंट दे रहा है जो कि उसने हॉली को दिया था, यानी कि वो उन सारे बच्चों को ये बता रहा है कि वो उन सबको मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करेगा और इसके बदले में उन सबको बस वहाँ शांति से रहना और जंगलों के अंदर नहीं जाना है। लेकिन साथ में उन सारे बच्चों को ये भी बताता है कि अगले दिन वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी वजह से वो उन सबको एक बेटर वर्ल्ड में शिफ्ट कर देगा। इसलिए हॉली चांसेस ढूंढने लगती है और जब उसको चांस मिलता है तो वो उस घर से निकलती है और मैक्स से मिलती है। जिसके बाद उसने जो सुना था वो सब वो मैक्स को बक देती है। लेकिन हॉली का पीछा करते करते डेरेक भी वहाँ पहुंच जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद वो उन दोनों को भी बता देता है कि उसे भी ये पूरा वेकने वाले कांड के बारे में पता है। जिसके बाद ये तीनों सॉर्ट ऑफ एक टीम फॉर्म कर लेते हैं और इन सब का प्लान ये होता है कि इवन तो वेकना ने डेरेक को जंगल में जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी डेरेक सबको दिखाकर जंगल में जाएगा ताकि बच्चे जानबूझ के उसे देखे जंगल में जाते और वो जाके वॉटसिक को बताएं। जिसके बाद वॉटसिक का पूरा अटेंशन डेरेक पर चला जाए और इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स और हॉली उसके पूरे वो मेमोरीज से बाहर आ जाएं। और उन लोगों का ये प्लान काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हो रहा होता है क्योंकि डेरेक सक्सेसफुली मिस्टर वॉटसिक का पूरा अटेंशन अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है। और फिर मैक्स और हॉली बस बाहर निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन वेकना उन सब की पूरी चाल समझ जाता है और फिर वो उन दोनों को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो मैक्स को पूरी तरीके से बस मारने ही वाला था, लेकिन फिर विल जो कि हाइव माइंड से कनेक्ट हो चुका था वो वेकना को भी कंट्रोल करने लगता है और उसका पैर तोड़ देता है, जिसकी वजह से मैक्स और हॉली को थोड़ा टाइम मिल जाता है कि वो लोग वहां से भाग जाएं। और हाँ, ये जो पूरा विल का वेकना का पैर तोड़ने वाला सीन था ये काफी ज्यादा बैडेस्ट था, क्योंकि पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मुझे लगा था कि वॉल्यूम 1 के बाद ये लोग विल को वापस से बहुत ज्यादा फोरशैडो कर देंगे। लेकिन ये सीन देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि नहीं, डफर ब्रदर्स के विल को लेकर कुछ आगे के बड़े प्लान्स हैं। एनीवेज, अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएं तो वेकना वापस अपना होश संभालता और एक ही झटके में विल को अपने हाइव माइंड से बाहर निकाल देता है। लेकिन इसके बाद वेकना क्या करता है कि वो भी विल को उसी कंडीशन में डाल देता है जैसे उसने मैक्स को डाला था, मतलब उसकी रियल बॉडी जो वो कोमा टाइप की सिचुएशन में चली जाती है। लेकिन वो विल को कैप्चर कर लेता है और विल को कैप्चर करने के बाद वो वापस से हॉली और मैक्स के पीछे जाता है, लेकिन वो लोग वापस से उस केव में घुस जाते हैं जिसके अंदर वेकना के जाने से फट रही थी बहुत टाइम से। इसीलिए वेकना के पास कोई चारा नहीं बचता और वो वापस से विल के पास चला जाता है जहाँ पर वो उसकी मेमोरीज को सर्च करके अपने हॉकिंस की वो लोकेशन ढूंढ लेता है जहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब एक तरफ तो ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ 11 उस पूरी मिलिट्री फैसिलिटी से काली को रेस्क्यू कर फिर हॉपर के साथ उसी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर वो लोगों ने स्टीव और वो पूरे डस्टिन वाले गैंग को बोला था रुकने के लिए। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुंचते तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं था। एज स्टीव, डस्टिन, जोनाथन और नैन्सी पहले ही हॉकिंस की लैब की तरफ निकल जाते हैं अपसाइड डाउन में, यानी कि डॉक्टर बैनर की वही लैब जहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करता था और 11 जैसे टेस्ट सब्जेक्ट्स उनकी पावर्स यूज करने में हेल्प किया करता था। जहाँ पर जाकर डस्टिन एक आइडिया सजेस्ट करता है कि उसे क्या लगता है कि जो पूरा वॉल वाला स्ट्रक्चर था उसको पावर करने के लिए हॉकिंस लैब में कोई शील्ड जनरेटर होगा और इफ तो अगर वो लोग इस शील्ड जनरेटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं फिर वो पूरी वॉल गिर जाएगी। जिसके बाद वो लोग उस जगह में पहुंच जाएंगे जहाँ पर वेकना ने हॉली और सारे बच्चों को पकड़ के रखा था। इसलिए ये चारों दो ग्रुप में डिवाइड होता जाते हैं, जिसमें पहले ग्रुप में नैन्सी और जोनाथन होते हैं और दूसरे ग्रुप में ऑफ कोर्स अपना स्टीव और डस्टिन होता है। जिसमें से नैन्सी और जोनाथन को तो एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता भी है जो कि उन्हें लगता है कि शील्ड जनरेटर ही होगा, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ डस्टिन को ढूंढते ढूंढते डॉक्टर बैनर का एक जर्नल मिलता है जिसमें उसने वो सारी ही कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करके रखे थे कि अपसाइड डाउन में चीजें वर्क कैसे करती हैं। एंड यहीं पर बैनर ने एक चीज मेंशन भी की थी कि वॉल जो है वो एक असलियत में ब्रिज है जो कि दो जगहों को कनेक्ट करता है आपस में, और अगर किसी भी वजह से वो वॉल गिरी तो फिर ये दोनों ही दुनिया आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, जिसके बाद अपसाइड डाउन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए डस्टिन ट्राई करता है नैन्सी से कांटेक्ट करने का ताकि नैन्सी किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय ना करे, लेकिन इन लोगों का वॉकी टॉकी काम नहीं करता। जिसके बाद नैन्सी क्या करती है कि वो अपने राइफल से उस पूरे शील्ड जनरेटर वाले स्ट्रक्चर को जो कि असलियत में एक्सोटिक मैटर था उस पर फायर कर देती है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होता लेकिन हाँ काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है और वो पूरी जगह ही सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रॉय होने लगती है। जिसके बाद नैन्सी और जोनाथन उसी रूम में फंस जाते हैं जहाँ पर वो एक्सोटिक मैटर था और फिर उन्हें लगता है कि अब उनका पत्ता कटने वाला है, इसलिए वो लोग आपस में काफी ज्यादा कन्फेशंस करते हैं। जिसके बाद जोनाथन नैन्सी को प्रपोज करता है, नैन्सी एक्सेप्ट भी कर लेती है। लेकिन फिर उसके बाद जब अपने को भी लगने लगा था कि अब ये दोनों ही मरने वाले हैं, उसी टाइम पर स्टीव और डस्टिन आके इनको बचा लेते
करते हैं और उसके बाद डस्टिन पूरे अपसाइड डाउन की जियोग्राफी इन दोनों को भी एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन नैन्सी ने जो एक्सोटिक मैटर को पूरा अनस्टेबलाइज कर दिया था, उसकी वजह से वॉल के पास जहाँ पर हॉपर और 11 वगैरह थे वहाँ पर भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगती है। इसीलिए 11 एक प्लेट को हटाते हैं और उसके थ्रू वो लोग वापस से अपने रियल हॉकिंस में आ जाते हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड में। एनी बदर वापस अपने मैक्स और हॉली वाले पूरे स्टोरी पर आए तो हॉली मैक्स को लेकर उस पूरे केव लाइक स्ट्रक्चर से बाहर निकलते क्योंकि उसको लगता है कि अब केव में रहना सेफ नहीं रहेगा। और फिर वो लोग केव के पीछे वाले डेजर्ट में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें वेक्ना की वो वाली मेमोरी दिखती है जहाँ पर उसने एक आदमी को पत्थर से मार मार के जान से मार दिया था। एंड यहाँ पर हॉली को फिर से एक आइडिया आता है कि जरूरी नहीं है कि रियल वर्ल्ड में जाने का गेट किसी पर्टिकुलर मेमोरी में ही हो, बल्कि अगर ध्यान से देखा जाए तो हर मेमोरी में ही अपने रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने का एक गेट होता है। एंड उसकी ये थ्योरी पूरी तरीके से सही भी साबित होती है क्योंकि थोड़ा ढूंढने के बाद मैक्स को वो जगह मिल जाती है जहाँ से वो लोग अपने रियल वर्ल्ड में जा सकते थे, जिसके बाद 2 पोर्टल्स खुलते हैं क्योंकि दोनों की बॉडी अलग अलग जगह पर थी। एंड इसमें से मैक्स तो वापस अपने पोर्टल में ट्रेवल करके अपने रियल वर्ल्ड में आ जाती है, लेकिन हॉली पोर्टल में ट्रेवल करके उस जगह पर जाती है जहाँ पर वेक्ना ने उसकी बॉडी को कैप्चर करके रखा था। जिसके बाद हॉली उस पूरी जगह से निकलती है और फिर अपसाइड डाउन में पहुंचती है। लेकिन इससे पहले कि वो नैन्सी वगैरह से मिल पाती है, वेक्ना वापस से उसको अपने डायमेंशन एक्स वाली जगह में ले आता है। पर जब वो नैन्सी को खींच कर ला रहा था, मतलब कि अपनी टेलीकाइनेसिस पावर का यूज करके वो हॉली को आसमान की तरफ खींच कर अपनी तरफ ला रहा था, तब नैन्सी इस चीज को देख लेती है, लेकिन वो पूरी तरीके से हेल्पलेस थी। एनीवेज जब अपसाइड डाउन में ये सब चल रहा था तो मरी और एरिका क्या करते हैं कि वो डस्टिन के उस टीचर के पास जाते हैं जिसने डस्टिन को ये सारे साइंस वाली चीजें सिखाई थी, और वो लोग उससे एक ऐसा डिवाइस बनवाते हैं जिससे वो लोग डस्टिन से अपसाइड डाउन में कनेक्ट कर पाए। और अपना गोट टीचर वो डिवाइस बना भी देता है, जिसके बाद वो लोग डस्टिन वगैरह को ढूंढते हैं और उनको भी रियल वर्ल्ड में ले आते हैं। जिसके बाद वो लोग वो प्लान बनाते हैं जो कि अपने को एक्शन में फिनाले में देखने को मिलेगा। और इस प्लान में होता क्या है कि वो लोग इस चीज को डिसाइड करते हैं कि चूंकि वेक्ना दोनों वर्ल्ड्स को आपस में मर्ज करना चाहता है, इसीलिए वो लोग उसको ऐसा करने देंगे, मतलब कि एक सेफ डिस्टेंस तक वो लोग दोनों दुनिया को आसपास में आने देंगे। जिसके बाद 11 और काली उससे मेंटली बैटल करेंगे, यानी कि उसी के दिमाग में घुस के उससे फाइट करेंगे ताकि वो बिजी रहे। और दूसरी तरफ अपना हॉपर और स्टीव वाली गैंग जो है वो लोग उसके फिजिकल फॉर्म को डिस्ट्रॉय करेंगे। जिसके बाद जब वो मर जाएगा तो वो लोग अपसाइड डाउन से आते हुए उस ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से जो अपने रियल वर्ल्ड और अपसाइड डाउन के बीच में कनेक्शन है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा और ये पूरा डेमोगॉर्गन्स और माइंड फ्लेयर वाला किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर यहीं पर काली जो 11 को अकेले में एक बात बताती है कि वो मिलिट्री वाली जो डॉक्टर के है वो डॉक्टर ब्रेनर की तरह कई सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स में उसके ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रही थी ताकि वो लोग वापस से कुछ ऐसे बच्चे को बना पाए जिनके पास हेनरी की तरह पावर्स हो, लेकिन उसका ब्लड जो वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जिसकी वजह से बच्चों में पावर जा पाए। इसीलिए मिलिट्री वाले 11 के पीछे पड़े ताकि वो उसको भी कैप्चर करके उसका ब्लड निकाल सके और वो जितने भी अनबॉर्न चाइल्ड उन सबको पावर अप कर सके। इसीलिए काली 11 से क्या कहती है कि जब वो लोग वेक्ना को मार के वापस आ रहे होंगे तो जिस टाइम पर बॉम्ब ब्लास्ट होगा और वो पूरा ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा, उस टाइम पर वो लोग अपसाइड डाउन में ही रुक जाएंगे और वहीं पर दोनों अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे ताकि ये पूरा मिलिट्री का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए और आगे से कोई भी ऐसे बच्चे प्रोड्यूस ही ना हो पाए जिनके पास पावर्स हो। बट हाँ, फाइनल एक्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि हेनरी सारे बच्चों को एज अ वेसल यूज करके अपने उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है जिसमें वो दोनों वर्ल्ड्स को मर्ज करने वाला था। और फिर जो मैंने तुम्हें भी पूरा प्लान बताया, फिनाले में यही प्लान एग्जीक्यूट होते हुए हमें दिखाया जाएगा, लेकिन बहुत सारे ट्विस्ट और बैटल के साथ। बाकी अब मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई उस पूरे स्टोरी को लेकर तो उसे कमेंट में बता देना। अगले 3-4 दिन में मैं एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं उन सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो कि वॉल्यूम 2 से रिलेटेड है। इसलिए अगर तुम्हारे पास भी वैसा कोई क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट कर देना और उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। वैसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।